नमस्कार। रीनल सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर की कड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीनल सिस्टम के अंदर एक डिसऑर्डर और उसका नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई। आम जिंदगी के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर कभी न कभी तो आपने इस यूटीआई को फेस किया होगा और सोसाइटी के अंदर अपन यूटीआई के बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए यूटीआई के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों यूटीआई, या जिसको हमने लिखा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हमने क्या लिखा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर हम बात करें यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर हम यूटीआई की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वेरी सिंपल है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होना यूटीआई कहलाता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट है जिसके अंदर क्या होगा, रीनल पेल्विस होगा, यूरेटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा या होगा यूरेथ्रा। इस यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होना, वो रीनल पेल्विस में हो सकता है, वो यूरेटर में हो सकता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, या फिर वो हो सकता है यूरेथ्रा में। इस यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हम आंसर देंगे, वो कहलाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या उसी को हम कहते हैं यूटीआई। सबसे पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया है यूटीआई के अंदर या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन, और उसमें हमने देखा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या हम उसी को यूटीआई कहते हैं। अगर हम दोस्तों यूटीआई के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करना चाहें और हम बात करें अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के टाइप्स की, कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई जो है वो कितने टाइप्स का होता है, तो रीनल ट्रैक्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, उस ट्रैक्ट के अंदर होने वाले इन्फेक्शन या यूटीआई को दो भागों में बांटा हुआ है, या दो टाइप्स के अंदर बांटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक तरफ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है अपर यूटीआई और दूसरी तरफ लिखा हुआ है लोअर यूटीआई। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अपर पार्ट में इंफेक्शन होता है तो वो कहलाता है अपर यूटीआई, और अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के लोअर पार्ट में इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो वो कहलाता है लोअर यूटीआई। यानी हमने यूटीआई को दो भागों में बांटा है, अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई। अब बात आती है कि अपर और लोअर को डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा अपर है और कौन सा लोअर है, तो ये यहां से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर इन्फ्लामेशन इस रीनल पेल्विस के अंदर, अगर इन्फ्लामेशन इस रीनल पेल्विस और इस यूरेटर के अंदर हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर एंड इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस, इन दोनों का इन्फ्लामेशन जो होता है उसको तो काउंट किया हुआ है अपर यूटीआई में। यानी कि अपर यूटीआई में होता है इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस। इस रीनल पेल्विस का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस रीनल पेल्विस के इन्फ्लामेशन को कहा जाता है पाइलाइटिस। यानी कि पाइलाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस, उसको एंड इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर, इस यूरेटर का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस यूरेटर के इन्फ्लामेशन को भी किस में काउंट किया हुआ है, अपर यूटीआई में। अब अगर हम बात करें अपर यूटीआई का, तो आपको याद रखना है कि रीनल पेल्विस और यूरेटर का अगर इन्फ्लामेशन हो तो उसको अपर यूटीआई में काउंट करते हैं, जिसमें कि रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन कहलाता है पाइलाइटिस और यूरेटर का इन्फ्लामेशन कहलाता है यूरेट्राइटिस। यूरेथ्राइटिस अलग है और यूरेट्राइटिस अलग है। यूरेटर का इन्फ्लामेशन यूरेट्राइटिस कहलाता है, जबकि रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन पाइलाइटिस कहलाता है। इन दोनों इन्फ्लामेशन को किस में काउंट किया हुआ है, अपर यूटीआई में। उसके बाद में सेकंड हम बात करें लोअर यूटीआई की, तो लोअर यूटीआई के अंदर ब्लैडर का इन्फ्लामेशन, जिसको कि हम कहते हैं सिस्टाइटिस, और पॉइंट यू एग्जाम से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, तो आंसर जाता है सिस्टाइटिस। बार बार क्वेश्चन आता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर नॉन एज सिस्टाइटिस, या फिर आता है कि सिस्टाइटिस किसको कहते हैं, तो आंसर देते हैं यूरिनरी ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को सिस्टाइटिस कहते हैं। ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो या फिर इन्फ्लामेशन हो यूरेथ्रा का, यूरेथ्रा के इन्फ्लामेशन को कहा जाता है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन कहलाता है यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन कहलाता है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्रा का और यूरिनरी के ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को काउंट किया जाता है लोअर यूटीआई में। यानी अभी तक अपन ने यही पढ़ा है
कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफ्लामेशन होना यूटीआई कहलाता है। यूटीआई बेसिकली दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। अगर यूरेटर का और रिनल पेल्विस का इंफ्लामेशन हो तो उसको अपर यूटीआई में काउंट किया जाता है, जिसमें रिनल पेल्विस का इंफ्लामेशन पाइलाइटिस कहलाता है, जबकि यूरेटर का इंफ्लामेशन यूरेट्राइटिस कहलाता है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का इंफ्लामेशन को काउंट किया जाता है लोअर यूटीआई में, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर का इंफ्लामेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिस्टाइटिस कहलाता है, जबकि यूरेथ्रा का इंफ्लामेशन यूरेथ्राइटिस कहलाता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें कुछ और सूचनाएं इसके बारे में एकत्रित करते हैं, हमने लिखा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रूट ऑफ इन्फेक्शन कि यूटीआई किस प्रकार से हो सकता है। अगर हम बात करें रूट ऑफ इन्फेक्शन की यूटीआई किस प्रकार से हो सकता है, तो देखिएगा ये यूरिनरी ट्रैक्ट है, जिसके अंदर अपन ने बात की थी कि किडनीज होगी, किडनी के अंदर वाला पार्ट रिनल पेल्विस के बाद में यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब हम बात कर रहे हैं कि यूरेटर, रिनल पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा, इनका इन्फ्लामेशन किस प्रकार से हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से अंदर आ सकता है। पहली बात अगर हम बात करें तो हमने यहां पर लिखा है, देखिए सेकंड रूट में लिखा है हमने हिमेटोजीनस। हिमेटोजीनस का मतलब होता है ब्लड बॉर्न, ब्लड के साथ। हमें पता है किडनी के लिए ब्लड लेकर के आती है रिनल आर्टरी, और उस ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किडनी में पहुंच जाए और वो किडनी से होते हुए ब्लड के यूरिन के साथ या फिल्ट्रेट बनने के बाद में यूरिन के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के अगर यूटीआई कोज करता है तो ये कहलाता है हिमेटोजीनस। हिमेटोजीनस का मतलब है कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा वो ब्लड के साथ आएगा। जो रीनल सर्कुलेशन में या जो किडनी के लिए ब्लड आ रहा है उस ब्लड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किडनी में एंटर होकर के कहीं ना कहीं इस रीनल ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कोज करेगा। ये जो रूट है इसको हम कहते हैं हिमेटोजेनस। ये रेयरली होते हैं, जितने भी यूटीआई होते हैं उनमें 10% केसेस के अंदर जो रूट कौन सा होता है वो ब्लड बॉर्न होता है, वो हिमेटोजोनस होता है। हिमेटोजीनस या ब्लड बॉर्न कितने परसेंट, 10%, यानी कि रेयरली। अगर हम बात करें मोस्टली कौन से रूट से होता है तो वो आएगा असेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मींस नीचे की ओर, असेंडिंग मींस ऊपर की ओर। असेंडिंग ड्यू टू वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूरेथ्रा के थ्रू एंटर होता है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरेथ्रा से एंटर होते हुए ऊपर की ओर यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर से होते हुए ऊपर की ओर यूरेटर में, यूरेटर से होते हुए ऊपर की ओर मूवमेंट कर जाए और रिनल पेल्विस तक, यानी कि यूरेथ्रा से एंटर होकर के ऊपर की ओर मूवमेंट करें, तो इस प्रकार का मूवमेंट कहलाता है असेंडिंग। और इस असेंडिंग के अंदर देखिए आगे लिखा है वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। वेसिको वर्ड काम में लेते हैं किसके लिए, ब्लैडर के लिए, और साथ में है यूरेट्रल। हमें पता है यूरेटर आकर के ओपन कहां होती है, तो हम आंसर देंगे यूरिनरी ब्लैडर में। वेसिको मींस ब्लैडर, और ब्लैडर से किस तरफ, यूरेटर की तरफ क्या हो रहा है, बैक फ्लो, जिसको हमने लिखा है वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। कई बार क्या होता है कि यहां पर जो इंस्पेक्टर होते हैं वो इंस्पेक्टर कई बार खराब हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाते हैं। इस वजह से कई बार यूरिन क्या होता है, ब्लैडर से बैक फ्लो के साथ यूरेटर की तरफ जाने लग जाता है। और मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्लैडर में पड़ा था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लैडर में है, लेकिन जब यूरिन का बैक फ्लो हो रहा है तो उस यूरिन के बैक फ्लो के साथ वो यूरेटर में चला जाए, तो इस प्रकार से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं असेंडिंग नेचर ऑफ इन्फेक्शन या असेंडिंग रूट। और ये क्यों होता है, ड्यू टू वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। जब वेसिको मींस ब्लैडर में से यूरिन यूरेटर में चला जाने लग जाए, बैक फ्लो होने लग जाए, तो कंडीशन कहलाती है वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। क्लियर है। तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि यूटीआई मोस्टली किस रूट के द्वारा फैलता है, किस रूट के द्वारा स्प्रेड होता है, किस रूट से यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आंसर जाता है असेंडिंग रूट से। और क्यों होता है, तो आंसर जाएगा वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स की वजह से। 90% यूटीआई जो होते हैं वो इस असेंडिंग नेचर से होते हैं, वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स की वजह से। अभी तक जो सूचनाएं हमने एकत्रित की है उसको वन बाय वन वापस से समराइज करें। देखिए हमने सबसे पहले बात की थी कि हम यूटीआई पढ़ रहे हैं, और यूटीआई के अंदर सबसे पहले अपन ने लिखा है कि यूटीआई का सिंपल मीनिंग होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन। सेकंड बात अपन ने की कि यूटीआई बेसिकली दो टाइप के होते हैं, अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई।
अगर रीनल पेल्विस और यूरेटर में इन्फ्लामेशन होता है तो वो अपर यूटीआई में काउंट किया जाता है, जिसमें रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन पाइलाइटिस, जबकि यूरेटर का इन्फ्लामेशन यूरेट्राइटिस कहलाता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन या यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन हो तो लोअर यूटीआई में काउंट किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन सिस्टाइटिस कहलाता है, जबकि यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन यूरेथ्राइटिस कहलाता है। अपने बात की कि अगर इसमें हम बात करें रूट ऑफ इन्फेक्शन की, तो दो प्रकार से इन्फेक्शन हो सकता है। एक तो किडनी में जो ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है उस ब्लड के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए और यूटीआई कोज करे तो वो हेमेटोजीनस कहलाता है। टोटल यूटीआई में 10% केसेस के अंदर हेमेटोजीनस होता है। मोस्ट कॉमन जो रूट होता है वो असेंडिंग रूट होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरेथ्रा से एंटर होकर के ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, इसलिए असेंडिंग रूट। और ये जनरली होता है वेसिको यूरेटल रिफ्लेक्स से, जिसके अंदर ब्लेडर से यूरिन यूरेटर की तरफ जाने लग जाता है, उसको हम वेसिको यूरेटल रिफ्लेक्स कहते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स इस यूटीआई के बारे में, तो देखिएगा नेक्स्ट अपन ने लिखा है कि क्या कोज होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से यूटीआई होता है। तो जब भी हम यूटीआई की बात करते हैं, आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। नींद में भी आप सो रहे हैं, आपको उठा करके तुरंत पूछ लिया जाए कि यूटीआई किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो आंख बंद करके आपको आंसर देना है इकोलाई की वजह से। इकोलाई जिसको हम कहते हैं इश्चीरिचिया कोलाई, जो कि हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक ग्राम नेगेटिव इंटेस्टाइनल फ्लोरा या प्रोबायोटिक्स है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी जीआईटी में रहते हुए हमें नुकसान नहीं देते हैं, हमें मदद करते हैं, वो प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया या हेल्पफुल बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये अगर अपनी नेचुरल जगह से निकल करके किसी दूसरी जगह में घुस जाएं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में घुस जाए, तो वहां जाकर के ये हानि पहुंचाते हैं, वहां जाकर के हमें नुकसान देते हैं। जबकि जीआईटी में रहते हुए ये हमें कोई नुकसान नहीं देते हैं, उल्टा हमारा फायदा करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया या हेल्पफुल बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगर हम बात करें यूटीआई की, तो 90% यूटीआई के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अरे बोलो वो कौन सा होता है, आंसर जाएगा इकोलाई। यूटीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकोलाई, यूटीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकोलाई। इकोलाई का पूरा नाम इश्चीरिचिया कोलाई, ग्राम नेगेटिव इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इकोलाई मोस्ट कॉमन कॉज होता है। अगर हम बात करें कि क्या इस इकोलाई के अलावा भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूटीआई कॉज कर सकते हैं, आंसर जाएगा यस होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लेब्सियला। याद एक रखना है एग्जाम के हिसाब से, यूटीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आंख बंद करके आंसर जाएगा इकोलाई। इसके अलावा एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लेब्सियला। अगर हम बात करें इसके अलावा और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आंसर जाएगा यस होते हैं प्रोटियस, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। यानी हम बात करें कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटीआई कोज कर सकते हैं, तो आंसर जाएगा इकोलाई मोस्ट कॉमन कोज है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लेब्सियला, प्रोटियस, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और भी खूब सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कहीं ना कहीं जाकर के यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन कोज कर सकते हैं। बट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से एकमात्र याद रखना है, वो आंसर क्या जाएगा, इकोलाई। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो पहला रिस्क फैक्टर कि महिला समुदाय के अंदर होना ही रिस्क फैक्टर है। फीमेल होना ही अपने आप में यूटीआई को बुलावा देना है, न्योता देना है, इनवाइटेशन देना है। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर की, तो सबसे पहला अपन ने लिखा है मोस्ट कॉमन अमॉन्ग फीमेल देन मेल। महिलाओं के अंदर या फीमेल के अंदर यूटीआई मेल की तुलना में ज्यादा होते हैं। महिलाओं के अंदर, मादाओं के अंदर या फीमेल्स के अंदर यूटीआई मेल के तुलना में ज्यादा होते हैं। अब बात आती है एग्जाम में बार बार कि फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं। इसको हमने यूरेथ्रा की एनाटॉमी वाली क्लास में भी पढ़ा था और यहां पे भी हम ब्रीफ कर रहे हैं। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन अमॉन्ग फीमेल देन मेल, महिलाओं में इसलिए ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा।
हमें पता है कि फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। पहला रीजन तो है कि उसमें यूरेथ्रा की लेंथ शॉर्ट होती है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी एंटर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। और सेकंड लिखा है यूरेथ्रल ओपनिंग क्लोज टू द एनल ओपनिंग। फीमेल के अगर अपन बात करें पेरिनियल रीजन की, तो जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो इस एनल ओपनिंग के ज्यादा करीब होती है। तो अगर कोई जीआईटी का फ्लोरा या इकोलाई बाहर निकल रहा है फीकल मटेरियल के साथ, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूरेथ्रल ओपनिंग से अंदर वापस इंट्रोड्यूस या एंटर होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये दो रीजन होते हैं जिस वजह से फीमेल में यूटीआई के चांसेस मेल से ज्यादा होते हैं। फर्स्ट हम रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं कि फीमेल में यूटीआई के चांसेस मेल से ज्यादा होते हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो रीजन देना है बिकॉज ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ शॉर्ट होती है और फीमेल यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वो एनल ओपनिंग के ज्यादा पास में होती है, क्लोज होती है, इसलिए वहां जीआईटी से निकला हुआ फ्लोरा तुरंत कहां पहुंच जाता है, रीनल ट्रैक्ट में पहुंच जाता है या यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है। क्लियर है। उसके बाद में सेकंड रिस्क फैक्टर हमने लिखा है इनड्वेलिंग कैथेटर। अगर किसी पर्सन के अंदर लंबे समय से कैथेटराइजेशन किया हुआ है, इनड्वेलिंग कैथेटर है लॉन्ग टाइम तक, तो उसके अंदर इम्प्रॉपर केयर होने की वजह से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनड्वेलिंग कैथेटर यानी कि लंबे समय तक कैथेटराइज किया हुआ है पर्सन को, तो उसके अंदर यूटीआई के चांसेस ज्यादा है। इम्प्रॉपर कैथेटर केयर कर रहे हो, एक तरफ खुजली कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उन्हीं कंटामिनेटेड हाथों से कैथेटर की केयर कर रहे हो, तो उसमें यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्प्रॉपर पेरिनियल केयर, मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर यहां पर एपिजियोटमी की है, कट लगाया है, अब आप उसके अंदर पेरिनियल केयर कर रहे हैं, कंटामिनेटेड कर रहे हो, वहां पर आप स्टेराइल टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हो, खुजली करते करते ही सफाई कर रहे हो, तो आपके कंटामिनेटेड हैंड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाने में मदद मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर पेरिनियल केयर, इम्प्रॉपर कैथेटर केयर और लंबे समय तक कैथेटराइज किया हुआ रखना या इनड्वेलिंग कैथेटर वाले पेशेंट के अंदर भी क्या होता है, यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसके अलावा क्या कुछ और रिस्क फैक्टर है, आंसर जाएगा यस है। टॉयलेट पेपर्स को यूज में लेना, जो फॉरेन में ये टेक्निक काम में ली जाती है पानी बचाओ अभियान के तहत, पेरिनियल एरिया को वॉश नहीं करना और उसकी जगह टॉयलेट पेपर के यूज लेने की वजह से, या फिर अनहाइजेनिक पब्लिक टॉयलेट्स। आजकल आप देखते हैं अपने इंडिया के अंदर मोस्टली यही है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे ऐसे टॉयलेट होते हैं, क्योंकि वहां पर हम 2 रुपए के भी देने होते हैं वहां पर जाकर के, तब भी हम कह देते हैं स्टाफ, पैसे हम देते नहीं है, इसलिए पब्लिक टॉयलेट की साफ सफाई होती नहीं है। और वो अनहाइजेनिक पब्लिक टॉयलेट का अगर हम इस्तेमाल करें तो यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिनरी स्टेसिस, अगर आप यूरिन पास आउट नहीं कर रहे हैं और लंबे समय तक ब्लैडर के अंदर यूरिन को होल्ड किया हुआ है, लंबे समय तक यूरिन को होल्ड किया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं यूरिनरी स्टेसिस। और जितने लंबे समय तक यूरिन अंदर ब्लैडर में पड़ा हुआ रहेगा, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उतनी क्या होगी, ज्यादा, और जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी तो वो यूटीआई करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यूरिनरी स्टेसिस की वजह से भी क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। इन्वेजिव प्रोसीजर, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं, मान लीजिए सिस्टोस्कोपी कर रहे हैं, लेकिन अगर यहां पर स्टेराइल टेक्निक या असेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे तो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करवा देंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे। प्रेगनेंसी के दौरान हमें पता है इस वल्वल आउटलेट के अंदर एक तो वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं, दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान जो वेजाइनल पीएच होती है वो भी कैसी हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर वेजाइनल पीएच का चेंजेज हो जाना, और दूसरा अगर अपन बात करें तो वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं, वेजाइनल सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से जो ये पेरिनियल एरिया या जो वल्वल आउटलेट है वहां पर मॉइस्चर रहती है, और ज्यादा मॉइस्चर हो तो मॉइस्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, तो वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर अपन बात करें तो यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स, अगर हम बात करें स्पर्मिसाइड्स का इस्तेमाल करें, क्रीम पेस्ट जेली का इस्तेमाल करें, तब भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर हम बात करें क्या इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर है, आंसर जाएगा यस है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करें या मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो, तब भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से यूटीआई हो रहा हो तो उसको कहा जाता है हनीमून सिस्टाइटिस।
हनीमून सिस्टाइटिस। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस। हनीमून सिस्टाइटिस किसको कहते हैं? यूटीआई ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। टब बाथ एंड बबल बाथ, अगर आप पानी क्लीन नहीं रख रहे हो, साफ पानी नहीं ले रहे हो, टब बात ले रहे हो, एक बंदे ने ली है, दूसरे ने जाकर के उसी टब के अंदर बात लिया है, तो टब बात वाले में भी उस पर्सन के अंदर यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बबल बात, पानी के अंदर आप शैम्पू डाल करके वहां पे फॉग बनाते हुए नहाते हो तो उसके अंदर जो अपन बात लेते हैं उसको हम कहते हैं बबल बात। आपने देखा होगा एक वो पिक्चर है जिसके अंदर एक गूंगा बहरा पाइप काट देता है और अजय देवगन उस पाइप से लटका हुआ होता है। जब पाइप कट जाती है तो वो जाकर के एक आंटी के पास में गिरता है, जो आंटी बबल बात ले रही होती है। तो वो जो बात ली जा रही है आंटी के द्वारा, वो आंटी के द्वारा ली जाने वाली बात कौन सी है? बबल बात। बबल बात, टब बात और सेक्सुअल इंटरकोर्स, इनकी वजह से भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम वापस से समराइज करें, देखिए वन बाय वन की कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया है कि फीमेल में मेल की तुलना में यूटीआई के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ फीमेल के यूरेथ्रा की लेंथ शॉर्ट होती है और फीमेल की यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वो एनल ओपनिंग के ज्यादा पास में होती है। इनड्वेलिंग कैथेटर, इम्प्रॉपर कैथेटर केयर और इम्प्रॉपर पेरिनियल केयर। उसके बाद में अपन ने बात की है यूज ऑफ टॉयलेट पेपर, यूज ऑफ अनहाइजेनिक पब्लिक टॉयलेट, यूरिनरी स्टेसिस, इन्वेजिव प्रोसीजर, प्रेगनेंसी एंड यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स। इसके अलावा अपन ने बात की है सेक्सुअल इंटरकोर्स, टब बाथ एंड बबल बाथ। और सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होने वाला यूटीआई क्या कहलाता है? हनीमून सिस्टाइटिस। ये हमने बात की है रिस्क फैक्टर की। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन के अंदर यूटीआई हो जाता है तो यूटीआई होने के बाद में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। आपने जनरली भी देखा होगा जब भी यूटीआई होता है तो सबसे पहली कंप्लेन रहती है बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, डिसयूरिया या पेशाब करने में जलन। अगर हम बात करें तो कहीं पर भी अगर अपन बात करें, ये मान लीजिए रीनल ट्रैक्ट है या यूरिनरी ट्रैक्ट है। अब इस यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से कहीं पर भी लीजन्स डेवलप हो गया और लीजन्स डेवलप होने के साथ साथ हमें पता है यूरिन के अंदर क्या है? यूरिया भी है उसके कंपोजिशन में। और यहां पर मान लीजिए लीजन्स बना है और उसके ऊपर जाकर के बार बार यूरिया टच कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वहां पर इरिटेशन कोज करेगा। इरिटेशन कोज करेगा तो वहां पर क्या होगा? बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन होगा। अपन बात करें तो पेनफुल मिक्चुरेशन होता है जिसको हम कहते हैं डिसयूरिया। पहला फीचर है बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन या अपन कहें तो पेनफुल मिक्चुरेशन जिसको हमने डिसयूरिया लिखा है। अब अगर एक पर्सन को यूरिन पास आउट करते वक्त जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो क्या वो पर्सन कंप्लीटली ब्लेडर को एम्प्टी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और कंप्लीटली पर्सन अगर ब्लेडर को एम्प्टी नहीं कर पाएगा तो हमने लिखा है इनकंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन या डिसयूरिया की वजह से पर्सन कंप्लीटली ब्लेडर को खाली नहीं कर पाता है और कंप्लीटली खाली नहीं कर पाएगा तो उसको हमने लिखा है इनकंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। अब अगर ब्लेडर की इनकंप्लीट एम्प्टिंग हुई, मान लीजिए 500 ml यूरिन था, उसमें से 200 ही पास आउट कर पाया, तो एट ए टाइम ब्लेडर में कितने ml यूरिन बचा हुआ है? 300 ml। और हमें पता है कि 200 से 300 ml जब यूरिन ब्लेडर में कलेक्ट हो जाता है तो बार बार सेंसरी इंपल्स ब्रेन के पास में जाते हैं वॉइडिंग के लिए, और बार बार इंपल्स जाएंगे तो उस पर्सन को अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी फील होगी। पर्सन को लगेगा तुरंत और बार बार उसको यूरिन पास आउट करने की इच्छा होगी, तुरंत और बार बार। उसको अपन ने लिखा है अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। अर्जेंसी मींस अभी का अभी, जल्दी करो, और फ्रीक्वेंसी मींस बार बार। उस पर्सन को बार बार पेशाब करने की इच्छा होगी, यूरिन पास आउट करने की इच्छा होगी, जिसको हमने लिखा है अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये 3 फीचर समझ में आए होंगे कि यूटीआई की वजह से बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन या पेनफुल मिक्चुरेशन या डिसयूरिया डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से इनकंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर होता है, पर्सन यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है प्रॉपर रूप से। इसकी वजह से अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी होती है। और साथ ही साथ यूटीआई हुआ है तो जो यूरिन पास आउट कर रहा है पर्सन, उसके अंदर क्या आएगी? पस सेल आएगी। और यूरिन के साथ पस सेल का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? पायूरिया। और इस पायूरिया की वजह से जो यूरिन होता है वो टर्बिड कलर का हो जाता है, वो क्लाउडी कलर का हो जाता है। यूरिन अपनी टर्बिडिटी दिखाएगा, टर्बिड हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, डार्क और क्लाउडी कलर का यूरिन होगा। किस वजह से? पायूरिया की वजह से। पायूरिया मींस क्या होगा? पस सेल का यूरिन के साथ प्रेजेंट होना। उसके बाद में अगर अपन बात करें, अगर यूटीआई एडवांस प्रोग्रेस करता जाए और लीजन्स बढ़ जाए,
लीजन्स बढ़ जाएंगे तो उस पर्सन के अंदर हीमेचूरिया भी देखने को मिल सकता है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर घाव हो जाए और वहां से हेमरेज होने लग जाए, यूरिन के साथ ब्लड आ जाए, तो वो कंडीशन कहलाएगी हीमेचूरिया। और दूसरा, जब आपका ब्लेडर खाली नहीं होगा, ब्लेडर इनकम्प्लीट एम्प्टी होगा और ब्लेडर में यूरिन ज्यादा रहेगा, तो वो क्या करेगा, आगे की ओर ग्रेविटी के साथ आगे की ओर स्ट्रेच करेगा। इसकी वजह से लोअर बैक में क्या रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा और हल्का बैक एक या लोअर बैक पेन रह सकता है। उसको हमने लिखा है बैक डिस्कम्फर्ट। तो यहां तक के फीचर देखिएगा। डिसयूरिया या बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन। इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, कंप्लीटली ब्लेडर एम्प्टी नहीं होगा, इसकी वजह से अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। यूटीआई वाले पर्सन के यूरिन में पस सेल होती है जिससे डार्क क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन या पायूरिया। हीमेचूरिया भी हो सकता है, बैक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि और कौन से फीचर्स होंगे, तो लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है क्योंकि ब्लेडर इसके अंदर क्या हो रखा है, फुल हो रखा है। यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होगा, यूरेथ्रा से पस निकलेगी, इसको अपन ने लिखा है डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा या इसी को कहते हैं यूरेथ्रल डिस्चार्ज। उस पर्सन के अंदर यूटीआई हुआ है तो फीवर भी होगा और साथ में उसको क्या होगा, शिवरिंग होगी, जिसको हमने लिखा है चिल्स। फीवर, चिल्स, डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा एंड लोअर एब्डोमिनल पेन, ये सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब भी आप यूटीआई की बात करते हैं तो इसके डोमिनेंट फीचर्स आपको याद रखने हैं, ये वाले 4। इसमें आपको याद रखना है डिसयूरिया, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी और साथ में क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन या पायूरिया। ये फीचर्स डोमिनेंट होंगे। बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन या डिसयूरिया, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी और डार्क क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन पायूरिया। साथ में हीमेचूरिया, बैक डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड चिल्स, लोअर एब्डोमिनल पेन और यूरेथ्रल डिस्चार्ज या डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा। ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम एक पर्सन में देखने को मिलेंगे जिसके अंदर यूटीआई हुआ है। अगर हम बात करें इस पर्सन के अंदर यूटीआई हुआ है, उसको डायग्नोस कैसे करें, तो उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में बहुत सारे फीचर्स बता देगा, पेशाब में जलन हो रही है, क्लाउडी कलर का यूरिन आ रहा है, यूरिन पास आउट कर नहीं पा रही है, उस पर्सन के अंदर बार बार अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रहा है, पेशाब में खून निकल रहा है यानी कि हीमेचूरिया डेवलप हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, बैकएक है, साथ में फीवर है, चिल्स है। ये सारे फीचर्स वो पर्सन अपनी हिस्ट्री में बताएगा। दूसरा उसमें लिखा अपन ने यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस करेंगे तो हमें क्लाउडी कलर का यूरिन मिलेगा, पस सेल प्रेजेंट होने की वजह से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई मिलेगी। उसके अंदर अगर कहीं पर घाव बढ़ गए हैं तो हीमेचूरिया या अपन बात करें तो यूरिन के साथ आरबीसी या ब्लड देखने को मिलेगा, तो हीमेचूरिया हो सकता है। यूरिन एनालिसिस में हमें पायूरिया देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई मिलेगी। अपन यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएंगे तो उसके अंदर जो रेस्पॉन्सिबल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है वो भी हम इसमें पता कर सकते हैं। तो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी में हम कौन सा सैंपल लेंगे, तो अपने पहले भी डिस्कस किया, हम मिड स्ट्रीम सैंपल लेंगे। और अगर हम बात करें मोस्ट रिलायबल कौन सा है, तो हम आंसर देंगे सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। उसके बाद में ब्लड कल्चर करवाएंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के साथ होते हुए किडनी में पहुंचा है, हो सकता है वो हमें ब्लड में भी मिले, तो हम ब्लड कल्चर भी करवा सकते हैं। हम केयूबी एक्सरे करवा सकते हैं, उसके साथ साथ हम सीबीसी करवाएंगे। जब कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवाएंगे तो उसके अंदर हमें इरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट या ईएसआर बढ़ा होगा मिलेगा, इन्फेक्शन वाले केसेस में ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके साथ अगर अपन बात करें तो हमें डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। जब हम सीबीसी करवाएंगे तो ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा और हमें डब्ल्यूबीसी भी क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा उस पर्सन के अंदर जिसके अंदर यूटीआई हुआ है। तो ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है 1 by 1, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ब्लड कल्चर, केयूबी एक्सरे, साथ में हम यूएसजी भी करवा सकते हैं, ब्लेडर यूएसजी भी करवा सकते हैं, ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा और डब्ल्यूबीसी हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ये सारा अपन ने बात की है डायग्नोस्टिक पर्पस से कि हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल काम में ले सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट मैनेजमेंट की कि किस प्रकार से हम यूटीआई को मैनेज करते हैं, तो देखिए मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले लिखा है मेडिकल मैनेजमेंट। हम मेडिसिन की सहायता से किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, तो देखिएगा हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और किस एंटीबायोटिक के लिए वो सेंसिटिव है, उसके अकॉर्डिंग कल्चर सेंसिटिविटी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं।
जनरली इसके अंदर ऑफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस एंटीबायोटिक से वो किल होगा, तो अपन उसके लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। हम यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए डायूरेटिक्स देंगे। हम यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए डायूरेटिक्स देंगे तो पर्सन ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा, और जितना ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा उसके साथ उतना ही वो इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वॉश आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा, ज्यादा पानी पिएगा, तो साथ ही साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूरिन के साथ क्या हो जाएगा, बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा या वॉश आउट हो जाएगा। तो हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं। अगर वहां पर पेन है तो उसके लिए अपन एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और अगर उसको फीवर है तो उसके लिए हम एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, डायूरेटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे और एंटीपायरेटिक्स देंगे। उसके साथ साथ हम देते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक वो मेडिसिन होती है जो कि जाकर के इस यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकती है। ऐसी मेडिसिन जो कि इस यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जाकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दे, वो मेडिसिन कहलाती है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक। इस यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक में एक तो देते हैं नेलिडिक्सिक एसिड, नेलिडिक्सिक एसिड, और नेलिडिक्सिक एसिड के अंदर एक टेबलेट आती है जिसका नाम है नेग्राम। नेग्राम टेबलेट देते हैं 500 मिलीग्राम TDS, यानी कि दिन में 3 बार फॉर 12 डेज के लिए। एक तो हम इस यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक में नेलिडिक्सिक एसिड जिसमें टेबलेट आती है नेग्राम जो कि 500 मिलीग्राम TDS दिन में 3 बार फॉर 12 डेज के लिए देते हैं, और दूसरा इसके अंदर अपन देते हैं नाइट्रोफुरेंटोइन। दूसरा इसमें देते हैं नाइट्रोफुरेंटोइन, और इसमें एक टेबलेट होती है जिसका नाम होता है टेबलेट फ्यूराडेंटिन। फ्यूराडेंटिन ये भी 500 मिलीग्राम TDS फॉर 12 डेज। क्लियर है? अपन ने लिखा है कि इसमें हम यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक ड्रग्स देते हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में जाकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करे, रोके। उसके लिए 2 देते हैं अपन। एक तो दे सकते हैं नेलिडिक्सिक एसिड जिसमें टेबलेट नेग्राम आती है 500 मिलीग्राम TDS फॉर 12 डेज दे सकते हैं, और दूसरा अपन ने बात की कि इसके अंदर हम नाइट्रोफुरेंटोइन जिसमें टेबलेट फ्यूराडेंटिन आती है जिसको 500 मिलीग्राम TDS फॉर 12 डेज के लिए दे सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना है कि जब हम टेबलेट फ्यूराडेंटिन या नाइट्रोफुरेंटोइन देते हैं तो इस गोली की वजह से यूरिन का कलर जो हो जाता है ब्राउन कलर का हो जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पर्सन को नाइट्रोफुरेंटोइन टेबलेट चल रही है और उसके पेशेंट के यूरिन का कलर ब्राउन है, तो आप क्या करेंगे? फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, टेबलेट रोक देंगे, या नॉर्मल फाइंडिंग है? तो हम आंसर देंगे ये नॉर्मल फाइंडिंग है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस टेबलेट की वजह से यूरिन का कलर ब्राउन कलर का हुआ है, और वो जब टेबलेट हम बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कलर सबसाइड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये अपन ने बात की है मेडिकल मैनेजमेंट की। अगर हम बात करें उसके बाद में मैनेजमेंट के अंदर नेक्स्ट मैनेजमेंट है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम वाइटल साइन चेक करेंगे, क्योंकि पेशेंट में फीवर देखने को मिल रहा है। उसका हम इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कितना इनटेक और कितना आउटपुट है, और उस पेशेंट को हम रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? उसके बाद में अगर अपन बात करें इसका डाइट मैनेजमेंट है। अगर हम डाइट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें अपन ने लिखा है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। ऐसा पर्सन जिसमें यूटीआई हुआ है उसको 3 से 4 लीटर पर डे, उस पर्सन को हम सलाह देंगे कि आपको प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पीना है, और 3 से 4 लीटर पानी जब पिएगा तो उस पानी अधिक पीने से अधिक यूरिन बनेगा, और अधिक पानी पीने से जब अधिक यूरिन बनेगा तो उस एक्सेसिव यूरिन आउटपुट के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाहर वॉश आउट हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूटीआई वाले पर्सन को हम सलाह देते हैं कि आपको ज्यादा पानी पीना है। कितना पीना है? तो प्रतिदिन आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। दूसरा अपन ने लिखा है एक डाइट होती है स्पेशल टाइप की जिसको हमने लिखा है एसिड एस डाइट। इस एसिड एस डाइट में क्या होता है और एल्केलाइन एस डाइट में क्या होता है इसको हम रिनल स्टोन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद ये रखना है कि एसिड एस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर एसिडिक एस्टर होते हैं, और इस डाइट को लेने पर यूरिन की जो पीएच होती है वो यूरिन की पीएच एसिडिक हो जाती है, कम हो जाती है, 6 से भी कम हो जाएगी। इस एसिड एस डाइट के अंदर एसिडिक एस्टर होते हैं, और एसिड एस डाइट कंज्यूम करने से बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसको क्यों लेते हैं? इसके लेने से यूरिन की पीएच कम हो जाती है।
यूरिन एसिडिक हो जाता है। और अगर यूरिन एसिडिक होगा तो ये एसिडिक नेचर का यूरिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, किल करेगा। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यूरिन की पीएच को एसिडिक बना करके किल करने के लिए हम कौन सी डाइट देते हैं, एसिड एस डाइट देते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? ये अपन ने पढ़ा है यूटीआई के बारे में। एक बार अपन इसको फिर से अगर समराइज करना चाहें तो देखिएगा, अपन ने यूटीआई के बारे में स्टार्ट किया है आज के टॉपिक में। अपन ने सबसे पहले यूटीआई के बारे में बात की है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई का बेसिक मीनिंग इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होना। उसके बाद में अपन ने बात की कि दो प्रकार का होता है, अपर यूटीआई एंड लोअर यूटीआई। अगर रीनल पेल्विस और यूरेटर का इन्फ्लामेशन है तो अपर यूटीआई कहलाता है। उसमें रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन पाइलाइटिस, जबकि यूरेटर का इन्फ्लामेशन यूरेट्राइटिस कहलाता है। अगर इन्फ्लामेशन यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा का हो तो लोअर यूटीआई में काउंट करते हैं। यूरिनरी ब्लेडर का इन्फ्लामेशन सिस्टाइटिस कहलाता है, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। और अगर यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन हो तो यूरेथ्राइटिस कहलाता है। उसके बाद में अपन ने बात की कि किस प्रकार से इन्फेक्शन, यहां पर कौन से रूट होते हैं इन्फेक्शन के। तो एक तो ब्लड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो वो रूट कहलाता है हीमेटोजीनस। और टोटल यूटीआई के 10% केसेस के अंदर हीमेटोजीनस रूट इसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, यूरेथ्रा से एंटर होते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर की ओर गति करता है, गमन करता है, तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग रूट। और ये होता है वेसिको यूरेटल रिफ्लेक्स से, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लेडर से यूरिन यूरेटर की तरफ बैक फ्लो में जाने लग जाए तो उसको हम कहते हैं वेसिको यूरेटरल रिफ्लेक्स। और उस पर्सन के अंदर असेंडिंग रूट से क्या होता है, यूटीआई होता है। 90% यूटीआई के केसेस के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल रूट होता है वो होता है असेंडिंग रूट। अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन से पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से एक ही याद रखना है, इस्चीरिचिया कोलाई या इकोलाई मोस्ट कॉमन कोज है। इसके अलावा एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लेब्सिला, प्रोटियस, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, एंटेरोकोकस, स्टेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्सन में यूटीआई कोज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के हिसाब से एक ही याद रखना है, वो कौन सा है, इकोलाई। उसके बाद में अगर अपन बात करें कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, तो महिला समुदाय में जन्म लेना ही रिस्क फैक्टर है। मेल की तुलना में फीमेल में यूटीआई के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जाम में आता है यूटीआई के चांसेस फीमेल में ज्यादा क्यों होते हैं, हमेशा ऑप्शन में होता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ शॉर्ट होती है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी एंटर हो जाते हैं। और दूसरा है यूरेथ्रल ओपनिंग क्लोज टू दी एनल ओपनिंग। फीमेल यूरेथ्रा की ओपनिंग एनल ओपनिंग के ज्यादा क्लोज होती है, इसलिए वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी एंटर हो जाते हैं। इनड्वेलिंग कैथेटर, इम्प्रॉपर कैथेटर केयर, इम्प्रॉपर पेरिनियल केयर, यूज ऑफ अनहाइजेनिक पब्लिक टॉयलेट, यूज ऑफ टॉयलेट पेपर, यूरिनरी स्टेसिस, इन्वेजिव प्रोसीजर, प्रेगनेंसी और यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स, ये रिस्क फैक्टर है जो कि किसी पर्सन के अंदर यूटीआई के चांसेस बढ़ा देते हैं। लंबे समय तक ब्लेडर में यूरिन को स्टोर करके रखा हुआ है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनस्टेराइल टेक्निक से कोई इन्वेजिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन हो, चाहे सिस्टोस्कोपी हो, तो यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से वहां पर वल्वल आउटलेट में मॉइस्चर बढ़ जाती है और पीएच के भी चेंजेस आ जाते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रोथ करता है और यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पर्मिसाइड, क्रीम पेस्ट, जेली की वजह से भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की सेक्स पार्टनर की वजह से यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स से होने वाला यूटीआई हनीमून सिस्टाइटिस कहलाता है। टब बात और बबल बात की वजह से भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं टाइट फिटिंग सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स के यूज से। टाइट फिटिंग सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स के भी इस्तेमाल करें तो भी अपना जो ग्रोइन रीजन है उसके अंदर मॉइस्चर बनी रहती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रोथ करते हैं और यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम की, तो जब भी यूटीआई होगा उस दौरान मेन डोमिनेंट फीचर होगा बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, पेनफुल मिक्चुरेशन या डिसयूरिया या पेशाब में जलन या मूत्र मार्ग में जलन। इसकी वजह से इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, जब आप पेशाब कर रहे हैं उस दौरान जलन होगी तो आप प्रॉपर यूरिन पास आउट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ब्लेडर कंप्लीटली खाली नहीं होगा, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। जब यूरिन पास आउट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो उस पर्सन में अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी बनी जाएगी और उसके साथ ही साथ पस सेल यूरिन के साथ बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से डार्क क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन या पायूरिया देखने को मिलेगा। हिमेचूरिया भी हो सकता है, बैक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी हो सकता है और हो सकता है फीवर एंड चिल्स। क्लियर है?
उसके बाद में अगर अपन बात करें डायग्नोस करने के लिए तो वेरी सिंपल, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर सकते हैं, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, केयूबी एक्सरे कर सकते हैं, ब्लेडर यूएसजी कर सकते हैं, सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, और अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर इरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट या ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा, और उसमें डब्ल्यूबीसी या ब्लड व्हाइट ब्लड सेल काउंट भी क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर हम उसके बाद में मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देंगे, डायूरेटिक्स देंगे ताकि यूरिन आउटपुट बढ़े और उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉश आउट हो जाए, एनाल्जेसिक देंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूरिनरी ट्रैक्ट में ग्रोथ रोकने के लिए यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक देते हैं, जिसमें नेलिडिक्सिक एसिड, और नेलिडिक्सिक एसिड के अंदर नेग्राम टेबलेट 500 मिलीग्राम टीडीएस फॉर 12 डेज, और नाइट्रोफ्रेंटोइन जिसमें फ्यूराडेंटिन नाम की टेबलेट आती है 500 मिलीग्राम टीडीएस फॉर 12 डेज। जब भी फ्यूराडेंटिन या नाइट्रोफ्रेंटोइन टेबलेट चलती है तो उसकी वजह से यूरिन का कलर ब्राउन हो जाता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल फाइंडिंग है, उस टेबलेट की वजह से वो कलर चेंजेज हुआ है। जैसे ही हम टेबलेट को होल्ड करेंगे, रोकेंगे, यूरिन कलर नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद में हमने बात की है नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो हमें वाइटल साइन चेक करने हैं, हमें आईओ चार्टिंग करनी है, और हमें पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उसके बाद में हमने डाइट मैनेजमेंट की बात की है कि 3 से 4 लीटर पर डे उसको फ्लूइड दीजिएगा, फ्लूइड इंटेक बढ़ेगा तो ज्यादा यूरिन बनेगा, ज्यादा यूरिन बनेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉश आउट हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें एसिड एस डाइट देते हैं, वो डाइट जिसमें एसिडिक एस्टर होते हैं, उस डाइट के कंज्यूम करने से यूरिन की पीएच एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक पीएच का जब यूरिन होता है तो एसिडिक पीएच क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने में क्या करती है, सक्षम होती है। दैट इज ऑल अबाउट यूटीआई। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जितना भी हमने डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।